यूनियन बजट 2021 का 3 प्रोमिनेंट थीम्स हैं और उसका मकसद है ईज़ ऑफ लिविंग, मतलब लाइफ को आसान बनाना। पहला है एस्पिरेशनल इंडिया, इसका मतलब होता है आप 3 चीज़ के लिए एस्पायर करता है कोई भी इंडिया, टोटल इंडिया 3 चीज़ के लिए। जैसे आपका सबसे पहले है एजुकेशन, अच्छा पढ़ाई, दूसरा है अच्छा जॉब एंड डेफिनेटली हेल्थ, अगर हेल्थ रहेगा तो काम भी कर पाएगा। तो दूसरा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेफिनेटली अगर आपको जॉब मिलेगा उसके बाद आप क्या सोचते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मतलब आपका सबके साथ ही आप विकास करेंगे और साथ में विश्वास भी रहेगा। एंड अभी तो शायद विवाद से विश्वास ये भी आ गया। तो केयरिंग सोसाइटी मतलब सोसाइटी एक दूसरे के लिए सोचेगा, कोई भी चीज़ के लिए कॉम्पैशनेट रहेगा, मतलब एक ह्यूमन वाला सोसाइटी होना चाहिए। अब सब साथ मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो एक दूसरे के लिए कॉम्पैशनेट होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, अच्छा एजुकेशन और हेल्थ के लिए आपको चाहिए पैसा, पैसा के लिए आपको अंडरलाइन फैक्टर क्लीन एंड साउंड फाइनेंशियल सेक्टर, अच्छा सोसाइटी और अच्छा इकोनॉमी के लिए हमको करप्शन फ्री और गुड गवर्नेंस भी चाहिए। तो ये ब्रॉड जो थीम्स हैं ये तीनों को एक साथ में हेल्ड टुगेदर करा, मतलब इन लोगों के लिए ये बाकी थीम्स जो ये चाहिए। तो इन तीनों थीम्स का मकसद वही है, ईज़ ऑफ लिविंग, मतलब एकदम आराम से अपना ज़िंदगी बिताओ। एस्पिरेशनल इंडिया का सब कैटेगराइजेशन में एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट जो रहता है वो जॉब के लिए चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो जॉब होगा, रूरल डेवलपमेंट करेंगे तो भी जॉब क्रिएट होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इरिगेशन के लिए भी जॉब क्रिएशन होगा। हेल्थ के लिए वाटर चाहिए, क्लीन वाटर, सैनिटेशन चाहिए, वेलनेस चाहिए और एजुकेशन और स्किल्स तो चाहिए। तो ये तीनों जो है आपका एस्पिरेशनल इंडिया के लिए। उसके बाद आएगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी सबका साथ सबका विकास। लेकिन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट चाहिए, इसलिए पीएम किसान हो गया या केसीसी स्कीम हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गया। फिर नाबार्ड जो है वो आपका रूरल डेवलपमेंट करेगा, उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल कर, इरिगेशन के थ्रू 100 डिस्ट्रिक्ट को, वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट को वाटर प्रोवाइड करेगा। ब्लू इकोनॉमी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा फिशरीज एक्सपोर्ट करेंगे 2024-2025 तक। उसके बाद 200 लाख टन्स का फ़िश प्रोडक्शन करेंगे। सागर मित्रास और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यूथ्स को इन्वॉल्व करेंगे। सागर मित्रा मतलब सागर के किनारे जो हम लोग फ़िश का प्रोडक्शन करते हैं, और एल्गे, सीवीड्स, ये सब केज कल्चर ये सब करेंगे। एल्गे वगैरह होने से क्या फ़िश अच्छे से ब्रीड कर पाएगा, क्योंकि देखिए एक इकोसिस्टम रहता है तो इकोसिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है फिश ब्रीडिंग के लिए। और कंजर्वेशन ऑफ मैरीन फिशरी के लिए एक फ्रेमवर्क रखेंगे डेवलपमेंट। किसान रेल यानी जो भी पेरिसेबल कमोडिटी है जैसे मीट, दूध, जो भी जल्दी सड़ जाता है उसको रेफ्रिजरेटेड कोच में बैठा के आपके घर घर तक पहुँचा पाए। उड़ान यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके उड़ जाएगा, कहाँ उड़ेगा, इंटरनेशनल जगह जगह पे उड़ेगा, इससे एक्सपोर्ट डेवलप होगा। ये सिविल एविएशन ने करवाया है। दूसरा है ये नॉर्थ ईस्ट में या ट्राइबल एरियाज़ में जितना भी एग्री प्रोडक्ट्स है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब जितना भी दाम था पहले उसमें और बेटर हो जाएगा, क्योंकि बाहर जाएगा तो उसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कश्मीर का कोई डिस्ट्रिक्ट का सेब, फिर नागपुर का जैसे ऑरेंज फेमस है, इस तरीके से हर जगह पे हम लोग अभी जियो टैग भी कर रहे हैं ना, उस तरीके से टैग करके एक एक डिस्ट्रिक्ट के एक एक चीज़ के स्पेशलाइज कर देंगे। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट। ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर में होगा, मतलब हॉर्टिकल्चर मतलब सिर्फ फ्रूट्स में मेनली, जैसे कश्मीर का एप्पल हो गया या आपका नागपुर का ऑरेंज हो गया। फर्टिलाइज़र्स को थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा ट्रेडिशनल लगाएंगे, थोड़ा नया टाइप का इनोवेट करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली फर्टिलाइज़र्स को ऑर्गेनिक यानी नेचुरल और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ बढ़ाना है। जैसे जैविक खेती पोर्टल जो है उसमें आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी बजट में कोई खर्चा नहीं होगा लेकिन नेचुरल तरीके से, जैसे कि आप गौमूत्र से या इन सब चीज़ों से, गोबर से नॉर्मली आप जो है नेचुरली जो है फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करेंगे जिसमें उतना खर्चा नहीं होगा। जीरो बजट मतलब कोई बजट ही नहीं होगा उसका। फार्मिंग को इंटीग्रेटेड कर देना है इन रेनफेड एरियाज़, मतलब जो रेनफेड एरिया है वहाँ पर फार्मिंग को इंटीग्रेट करना है। और साथ ही साथ जो सोलर पंप्स वगैरह, सोलर एनर्जी जो है, जब नॉन क्रॉपिंग सीज़न रहेगा, जब क्रॉप्स नहीं होंगे तब सोलर एनर्जी को प्रोडक्शन किया जाएगा। पीएम कुसुम 20 लाख फार्मर्स को स्टैंड अलोन सोलर पंप्स, 15 लाख फार्मर्स को ग्रिड कनेक्टेड पंप सेट दिया जाएगा। स्कीम से बैरन लैंड यानी अनप्रोडक्टिव एरियाज़ में सोलर पावर जनरेट किया जाएगा। विलेज में यानी गांव में ही आपका स्टोरेज कैपेसिटी को, स्टोरेज स्कीम को बढ़ावा दिया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब बहुत सारा फार्मर एक साथ मिलकर स्टोरेज किया जाएगा, और वुमेन भी कर सकते हैं ये काम। वो लोग अपना पोजीशन ले लेंगे धन लक्ष्मी के नाम से, मतलब वो लोग सब एक साथ में ग्रुप बना के जो है स्टोरेज करेंगे। इसको विलेज स्टोरेज स्कीम बोलेंगे, यानी गांव में ही जो भी खाना रहेगा उसको मतलब स्टोर किया जाएगा, ताकि इधर उधर उसको ना भटकना पड़े। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बच जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कहीं ले जाने का खर्चा। नाबार्ड जो है वो वेयर हाउसिंग के लिए टैग करेगा, मतलब कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है, कोल्ड स्टोरेज कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, और नाबार्ड वो देखेगा, मैप करेगा।
वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से बनाया जाएगा और फूड कॉरपोरेशन मतलब एफसीआई और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन मिलके ये सब प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करेंगे वेयर हाउस बिल्डिंग बनाने का। वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जाएगा वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। ई नाम जो कि आपका एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जहाँ पर बहुत सारा एग्रीकल्चर जहाँ से भी कुछ भी होता है वो एक साथ इंटीग्रेट होता है और एक ही प्लेटफॉर्म में जो भी है किसान अपना सारा सामान बेच सकता है ऑनलाइन के थ्रू। तो उसी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा आपका ये नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, मतलब जिसके थ्रू हम लोग वेयर हाउसिंग को फाइनेंसिंग करेंगे। ई नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, इसी से हम लोग फाइनेंस करेंगे यानी वेयर हाउसिंग को बढ़ावा देंगे या बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये इनाम के साथ कनेक्टेड रहेगा जो एग्रीकल्चर मार्केट है ऑनलाइन। स्टेट गवर्नमेंट मॉडल लॉज जो सेंट्रल से बनाया जाएगा उसको फॉलो करेगा और लाइफ स्टॉक जो है यानी मिल्क को जो है मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को डबल कर दिया जाएगा 2025 तक, ऑलमोस्ट डबल मतलब 108 मिलियन तक किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 70% तक किया जाएगा यानी ब्रीडिंग मतलब अच्छा खासा ब्रीड जो प्रोडक्शन होगा जो ज़्यादा दूध दे। और मनरेगा जो है वो डेवलप करेगा फॉडर फार्म्स ताकि मतलब खाना वाना मिल सके। और जो भी डिजीज़ है जैसे माउथ डिजीज़ हो गया, फूड एंड माउथ डिजीज़ ब्रोकोलिस कैटल में जो पाया जाता है, रूमिनेंट जो पीपीआर यानी पेस्टे डेस पेस्टिस जो आपका शिप में पाया जाता है, फिर गोट में पाया जाता है उसको। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ब्रूसेलोसिस कहाँ पे मिलता है? ब्रूसेलोसिस ये कैटल में पाया जाता है। फूट एंड माउथ डिजीज़ भी कैटल में पाया जाता है। और पेस्टे डेस पेस्टिस जो है रूमिटेंट इसको पाया जाता है शिप एंड गोट में। तो पीपीआर जो होता है पेस्टे डेस पेस्टिस ये शिप एंड गोट में पाया जाता है। ये 2025 तक एलिमिनेट करना है, ये टारगेट है। और इन्हीं को दूध भी बढ़ाना है 2025 तक। और दीनदयाल अंत्योदय जो है इसमें ऑलमोस्ट 50% ऑफ अ करोड़ मतलब 0.5 करोड़ जो हाउस होल्ड है उनको मोबिलाइज किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ताकि दीनदयाल मतलब क्या, दीन दुखी मतलब क्या, पैसा इसलिए पॉवर्टी एलिवेशन के लिए होगा। दूसरा है वेलनेस वाटर एंड सैनिटेशन यानी अच्छा से जीना वगैरह ये सब। तो उसके लिए तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ही, उसमें आपको अच्छा हेल्थ मिलेगा। और सैनिटेशन वगैरह के लिए वो आपका जन आरोग्य छोड़ के आपका वायबिलिटी कैप फंडिंग होगा जिसमें आप हॉस्पिटल सेट कर सकते हैं पीपीपी मोड में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसमें विथ नो आयुष्मान एम्पैनल्ड टू बी कवर्ड इन फर्स्ट फेज मतलब पिटल सारा पीपीपी मोड में बनाया जाएगा और वायबिलिटी गैप फंडिंग रहेगा। और ये छोड़ के एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट जितना भी होगा पहला फेज़ में कोई आयुष्मान के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में शायद कवर किया जाएगा। तो पहला फेज़ में जो आयुष्मान भारत जो है हमारा वो उससे साथ इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, लेकिन पीपीपी मोड में हॉस्पिटल्स रहेगा। और दूसरा जितना भी डिजीज़ टारगेटिंग रहेगा उसको प्रिवेंटिव मेजर लिया जाएगा। जैसे कोरोना में अभी हम लोग प्रिवेंटिव ले रहे हैं, वैसे टारगेट करके उसको मशीन लर्निंग और एआई में, जैसे अभी रोबोट्स यूज़ किया जाता है ना, जैसे चेकिंग करने के लिए आपका टेम्परेचर कितना है या जो भी है, तो उस तरीके से पहले से उसको प्रिवेंट करने के लिए वैसे रोबोट्स वगैरह रोबोटिक्स या एआई और मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाएगा। जन औषधि केंद्र में 2000 मेडिसिन और 300 सर्जिकल्स ऑल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा 2024 तक। और ये बेसिकली एक मेडिसिन है यानी बहुत सस्ता में मिलेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस खत्म कर देगा। 0.6 लाख करोड़ जल जीवन मिशन में यानी लोकल वाटर जो सोर्सेज जितने भी हैं उसको रिचार्ज करना है, डिसैलिनाइजेशन करना है, नमक को कम करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करना है। और जो सिटीज़ जिसमें पॉपुलेशन मिलियन से प्लस है वहाँ पर और ज़्यादा वाटर का प्रोडक्शन करना है। और स्वच्छ भारत मतलब देश को भी साफ़ सुथरा रखना है। 12,300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन में 2020-2021 के लिए दिया गया है। उसमें से ODF प्लस जो है उसमें से ODF प्लस में वो सस्टेन करेगा उस बिहेवियर को, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन एक बिहेवियरल चेंज है टॉयलेट यूज़ करने का, ताकि वो लोग बाहर जाके नहीं कर पाए। एटीट्यूड चेंज है ये टॉयलेट के प्रति। तो वो लिक्विड और ग्रे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर दिखाई देगा। ग्रे वाटर मतलब एक डर्टी वाटर देखा जाता है, तो ठीक है, लिक्विड और ग्रे वाटर मतलब डर्टी। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सोर्स से सेग्रीगेशन करेगा, मतलब जैसे कि अब स्टार्टिंग में कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा ह्यूमन वेस्ट है, कौन सा क्या है, सोर्स से उसको सेग्रीगेट करेगा और उसके बाद प्रोसेसिंग किया जाता है वेलनेस के लिए। एजुकेशन एंड स्किल्स में एजुकेशन सेक्टर में 99,300 करोड़ दिया गया है और स्किल डेवलपमेंट में केवल 3,000 करोड़ दिया गया है, मतलब 99,300 और यहाँ पे 3,000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए इस साल का। एजुकेशन पॉलिसी लाएगा, पुलिस यूनिवर्सिटी करेगा, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी। अभी जैसे फॉरेन पुलिस रिफॉर्म्स में पहले पुलिस में उतना पढ़ाई लिखाई नहीं होता था, फॉरेंसिक जो CID में दिखाता है ना, साइबर या फॉरेंसिक जितना भी है पुलिसिंग साइंस में जितना भी दिखाएगा किस तरह से रिसर्च करेगा। वाकई में अगर एक बायो में कुछ पाया गया है तो उसके ऊपर रिसर्च होगा। साइबर इन्फो मतलब पुलिस को थोड़ा बहुत चेंजेस लगेगा। 100 इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्राम रहेगा, जो भी नेशनल इंस्टीट्यूशन है बड़ा बड़ा
1 साल का इंटरप्रेन्योरशिप रहेगा अर्बन बॉडीज़ में जितने भी इंजीनियर्स हैं। फिर मेडिकल कॉलेजेस जो है पीपीपी में अटैच रहेंगे सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ, ताकि वो लोग वहाँ पे पढ़ाई भी कर सके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत पेशेंट को भी देख सके। ब्रिज कोर्सेज रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो टीचर्स जितने भी है या सपोजिंग कोई स्कूल में पढ़ाता है उसको एक ब्रिज कोर्स कर दिया, वो हायर स्कूल में पढ़ा दिया, तो क्या है वहाँ पे प्राइमरी स्कूल ही है, अगर ब्रिज कोर्स करके जब डिमांड है टीचर्स का वहाँ पे वो लोग हायर क्लास कोई छोटा सा स्कूल है जहाँ पे कॉलेज नहीं है तो ब्रिज कोर्स करके एक स्कूल का टीचर को प्रोफेसर बना दिया। तो उस तरीके से नर्स को थोड़ा ब्रिज कोर्स कर दिया तो वो लोग भी डॉक्टर जैसा, थोड़ा पैरामेडिकल स्टाफ को थोड़ा सा कर दिया। और स्किल सेट्स जो है इम्प्रूव करना है, इससे क्या होगा हमारा पीपीपी मॉडल में होगा और इससे हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा और साथ में डेवलपमेंट भी होगा। तो ये ब्रिज कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो एम्बेडेड डिग्री और डिप्लोमा देंगे। एम्बेडेड एक इंजीनियरिंग है जिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह है, तो उसमें आपको 150 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वो लोग आपको ये स्कोप देंगे। ये एक न्यू एरिना है। और ये आपका एक्सटर्नल ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्डिंग बाहर से लोन लेके एफडीआई लेके एजुकेशन सेक्टर में आएंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है इस बार एफडीआई को लाना चाहिए कि नहीं, ईसीबी को लाना चाहिए कि नहीं। हाँ, बाहर से लोन लेके अगर हम लोग एजुकेशन को डेवलप करेंगे तो फ़ायदा होगा। एजुकेशन से क्या होगा, हम लोगों का एक इंसान का स्किल अपग्रेडेशन होगा, या तो एजुकेटेड बनेगा तो और ज़्यादा कमाएगा, जिससे हम लोगों का टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, हमारा इकोनॉमी इंप्रूव करेगा। रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर हम अपना प्राइमरी सेक्टर से टर्टरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, इससे हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। इकोनॉमी को नेक्स्ट स्केल ऑफ अपग्रेडेशन में ले जाएंगे, रिसर्च के ऊपर ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे, नया आप स्किल अपग्रेडेशन कर पाएंगे, इकोनॉमी को जो है अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर या की सेक्टर्स में हम अच्छा खासा ह्यूमन इंजीनियर्स बोलिए या डॉक्टर्स बोलिए और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। हेल्थ सेक्टर्स पे या एजुकेशन सेक्टर पे अच्छा टीचर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो एजुकेशन के लिए हमको लोन लेना चाहिए या एफडीआई भी लेना चाहिए, और एफडीआई के साथ हम लोग थोड़ा टेक्निकल नोहाउ भी लेके आएंगे, अच्छा कोर्स भी ला सकते हैं, जिससे जॉब क्रिएशन भी होगा, बाहर से भी लोग आ सकते हैं हमारे देश में पढ़ने के लिए, और ये हमारे लिए बाद में रिसर्च में भी यूज़फुल होगा, और साथ में हमारा जीडीपी भी बढ़ा देगा। और एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिससे ऑन विच वी कैन डेवलप टुमारो। सो ये हमारा एक आंसर बन गया मेंस। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अनुसार इंडसैट जो है वो एक मतलब सैटेलाइट प्रोजेक्शन है जिसमें अफ्रीकन और एशियन स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, तो उसका प्रोग्राम में भी हो सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्री 27,300 दिया गया है प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री को। पोर्टल के थ्रू काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल देता है, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है उसका क्लियर करने के लिए वो लोग अलाउंस देता है, मतलब एक सर्टिफिकेट देता है, हाँ चलिए इतना इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर न्यू स्मार्ट सिटीज़ जो है प्रपोज कर रहा है अभी 5 न्यू स्मार्ट सिटीज़ का प्रपोजल है, ठीक है। फिर नया स्कीम्स है जिसमें हम लोग इनक्रेज करें मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, चाइना से भी हम लोग थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो मोबाइल्स वगैरह पे सेमीकंडक्टर्स पे काम करना चाहिए। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है उसमें 4 इयर्स इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मतलब 2024 तक, 2020 से 2024 तक इंडिया ग्लोबल लीडर बन सके टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। फिर निर्विक जो है वो हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट, मतलब अगर आपने हायर इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा निर्विक के अंडर में, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि अगर लॉस हो गया तो नहीं, यहाँ से आपको इंश्योरेंस मिलेगा, और प्रीमियम भी आपको कम देना पड़ेगा अगर स्मॉल एक्सपोर्टर है तो। और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है क्लेम सेटलमेंट में, इतना नहीं कि लंबा लग जाएगा कहीं भी। अगर निर्विक से आप करते हो, मतलब अगर नेक्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कवर मिलेगा, शायद 1 लाख का, लेकिन प्रीमियम बहुत कम यानी 10 रुपये। और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर मतलब कुछ भी नहीं, एक साइन करने से हो गया, सिंपल। आप 10 रुपये दोगे, एक साइन करोगे तो आपको 1 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, दैट इज़ द थिंग। और अगर एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हो निर्विक से, क्या एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाएगा हमारा। एक्सपोर्ट टैक्सेस और ड्यूटीज़ को रिवाइज करके कम करना पड़ेगा ताकि एक्सपोर्ट बढ़ जाए, नहीं तो ज़्यादा पैसा अगर देगा तो दे के कौन एक्सपोर्ट करेगा, यानी उसमें थोड़ा सा कमती देना चाहिए ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। एक्सपोर्ट में बहुत सारा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी देना चाहिए, उल्टा पैसा देना चाहिए हम लोगों को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टैक्स एग्जेम्पशन कर देगा या तो रिफ़ंड कर देगा डिजिटली, मतलब रिटर्न कर देगा एक्सपोर्टर का, चलो आपने बेचा है ये लीजिए, आपका टैक्स नहीं चाहिए, तभी तो और एक्सपोर्टर जो है और उसको इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा तो और ज़्यादा करेगा। सो नेक्स्ट है ऑल मिनिस्ट्रीज़ स्टैंडर्ड ऑर्डर्स लेगा। जो पीएम का जो विज़न है वो है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है बजट को अगर आप देखेंगे, यानी पीएम का विज़न लेकिन मेंशन करना ज़रूरी है, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट बजट अगर आप देखेंगे, देखिए रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा है इंडिया का कंपैरेटिवली, लेकिन अभी और ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कैपिटल जो है वो हम लोगों का बहुत कम है एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो भी पैसा हम लोग खर्चा करते हैं, यानी सैलरीज़ वगैरह ये सब देने के लिए, और मतलब वो एक अनप्रोडक्टिव है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और कैपिटल में क्या है, बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अभी वो हमारा गोल्डन रूल के हिसाब से नहीं जा रहा है, कैपिटल में ज़्यादा खर्चा करना चाहिए था, लेकिन देखिए इंडिया का कॉन्टीन्यूसली रेवेन्यू डेफिसिट पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी रेवेन्यू स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे है। नेशनल लॉजिस्टिक का एक पॉलिसी बनाएगा जिससे हर जगह पे हम लोग जो है सामान मिल जाए, यानी सामान डिलीवरी करने को ही बोलते हैं। सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक मार्केट बनाया जाएगा। और टू क्लैरिफाई नोट्स रोल, जो गवर्नमेंट का हर एक का जो की रेगुलेटर्स है सबका रोल क्लैरिफाई, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम है, स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना तुम्हारा काम है, इसको इस तरह से रोड बनाना तुम्हारा काम है। मतलब तीनों का रेगुलेटर्स का सारा का एक्सप्लेन कर देगा किसका क्या काम है। इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, उसके बाद उसको और ज़्यादा स्किल करना है, तभी तो जाके एमएसएमई जो है हमारा वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव करेगा। क्योंकि अगर आप जॉब दोगे, जॉब देने के बाद उसको और ज़्यादा स्किल करोगे, वो अच्छा आइटम बना पाएगा, चीज़ों को अच्छे से बना पाएगा स्किल्स से, तभी तो हमारा एमएसएमई जो है कॉम्पिटिटिव बनेगा। यानी स्किल्स मेक्स अस मोर कॉम्पिटिटिव। इसलिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी होना चाहिए जिसका जो फोकस रहेगा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसमें इंजीनियर, मैनेजमेंट, इकोनॉमिस्ट, यूनिवर्सिटीज़ से लगाना है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज़ में यूथ पावर को इन्वॉल्व करना है, देश के यूथ यानी नेशनल यूथ को काम में लगाना है। जितना भी इंजीनियर्स, मैनेजमेंट जो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं उनको काम में लगाना है फॉर बेटर। यानी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को 1 लाख करोड़ जो है प्रपोज किया गया है उसमें डालना है 2021 तक। यहाँ पे देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंस। अगर फिजिकल डेफिसिट में जा रहा है, मतलब उसके पास उतना पैसा नहीं है जितना वो मतलब खर्चा कर रहा है, तो वो बाहर से पैसा लेगा, यानी फाइनेंसिंग लेगा, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग ले रहा है। यानी इसका बहुत सारा सोर्स होता है, मतलब कहाँ से वो डेफिसिट फाइनेंसिंग उठाता है। या तो एक्सटर्नल बोरिंग से ले सकता है, कमर्शियल बोरिंग से ले सकता है, एक्सटर्नल ग्रांट ले सकता है, मनी प्रिंट कर सकता है, आरबीआई से पैसा ले सकता है। लेकिन उसमें भी अभी एफआरबीएम जो एक्ट है 2003 उसने प्रोहिबिट किया है, उसके अनुसार वो आरबीआई से पैसा नहीं ले सकता एक्सेप्ट वेज, मीन्स एंड एडवांसेस। डिफिसिट फाइनेंसिंग यानी सरकार के पास उतना अगर पैसा नहीं है, यानी फिजिकल डिफिसिट पे जा रहा है, जितना वो खर्चा कर रहा है, यानी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया है, उतना पैसा नहीं, तो वो क्या करेगा, बाहर कोई दूसरे सोर्स से यानी एक्सटर्नल सोर्स से या तो इंटरनल सोर्स से वो पैसा लेके आएगा। या तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस सोर्सेज से वो आएगा ताकि वो अपने फाइनेंस कर सके अपने डिफिसिट को, जितना भी वो कम उसका पैसा हुआ, इसको बोलते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये इंडिया में चलता है। लेकिन फिर यहाँ पे एफआरबीएम जैसे मैंने बताया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल डिफिसिट नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा वो लोन भी नहीं ले सकता, आरबीआई से नहीं ले सकता, वे मीन्स एंड फिर लेकिन वो बाहर से तो ले ही सकता है। और अगर वो इंटरनली लेता है तो क्राउडिंग आउट ऑफ फंड्स होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा लोन नहीं ले पाता है, वो इंटरनली अगर वो ले लेता है पैसों को। तो गवर्नमेंट के पास तो फिर पैसा सारा चला जाता है, लेकिन बैंक के पास तो फिर पैसा नहीं रहता है ना। तो प्राइवेट सेक्टर अगर जाता है बैंक के पास लोन मांगने के लिए तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुका रहता है, तो उसके पास पैसे कम हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट ऑफ फंड। इसलिए एक्सटर्नल फंड लेना ज़्यादा बेटर है कि बाहर से अगर वो लेता है तो इट इज़ बेटर, ताकि फंड्स जो है वो इंडिया में रहेंगे। इससे क्या इन्वेस्टमेंट जो है वो एक प्रोपोर्शनेट रहेगा, यानी प्राइवेट लोग लोन ले पाएंगे और क्राउडिंग आउट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा और डिमांड भी रहेगा मार्केट में। रेलवे का ज़मीन पड़ा हुआ रहता है, उसमें जो है साइड साइड में सोलर पावर कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे रेलवे ट्रैक के अगल बगल में बगल में। तो और दूसरा से 4 स्टेशन बनाएंगे, रीडेवलपमेंट करेंगे, पीपीपी मोड में करेंगे। फिर तेजास टाइप का जो ट्रेन है वो बनाएंगे ताकि आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये वो या जो जो अच्छा है उसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन तेजास से कनेक्टेड रहे। हाई स्पीड ट्रेन रहेगा, जैसे मुंबई अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, मतलब हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी रहेगा। और इंडियन रेलवे जो अचीवमेंट है 550 वाईफाई फैसिलिटी दिया हुआ है मिनी स्टेशंस में। 0 अनमैन्ड क्रॉसिंग, मतलब हर क्रॉसिंग में आदमी रहेगा, क्योंकि अनमैन्ड क्रॉसिंग रहने से बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, आदमी लोग जोर से क्रॉस करते हैं। 27,000 किलोमीटर ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड होंगे ताकि वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चल सके। एटलीस्ट एक बड़ा पोर्ट को कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, मतलब एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दिया जाएगा, गवर्नेंस फ्रेमवर्क रहेगा और बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया जाएगा ताकि सी पोर्ट एफिशिएंट रहे। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी किया जाएगा रिवर बैंक के आसपास में। प्राइम मिनिस्टर ने जो अर्थ गंगा कंसेप्ट जो प्राइम मिनिस्टर ने लाए थे। दूसरा एयरपोर्ट है, 100 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट बनाएंगे 2024 में, और उसको सपोर्ट करेगा उड़ान स्कीम को, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम को, और फ्लीट दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है स्मार्ट कर दिया जाएगा, डिस्कॉम्स जो है उसको रिफॉर्म किया जाएगा, और स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट मीटर यानी स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। जो पहले ज़माने में जैसे वो धीरे धीरे उठता था ना एक एक करके, वैसे नहीं, अभी स्मार्ट मीटर में जो है रीडिंग एकदम पर स्केल में 20, 1.2, 1. इस तरह से लिखा हुआ रहता है। और डिस्कॉम को चेंज किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में रिफॉर्म्स होगा। पावर जो रहेगा 22,000 करोड़ पावर जो है रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा। ट्रांजैक्शंस इजीली करवाया जाएगा और एक्सपेंशन किया जाएगा नेशनल गैस ग्रिड में।
इकोनॉमी में नया टेक्नोलॉजी आएगा और नया टेक्नोलॉजी पॉलिसी के थ्रू जो प्राइवेट सेक्टर है उसको नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके डाटा सेंटर पार्क्स बनाए के लिए दिया जाएगा। यस, डाटा इज़ द न्यू ऑयल, ये इकोनॉमी में भी दिया गया है। तो डाटा सेंटर्स पार्क्स बनाए गए थ्रू आउट द कंट्री में, हर जगह पे डाटा सेंटर पार्क्स बनाया जाएगा और विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्योंकि नया इकोनॉमी है, नया टेक्नोलॉजी और टोटल इंडिया में डाटा सेंटर पार्क्स रहेंगे। 1,000 करोड़ भारत नेट प्रोग्राम में दिया जाएगा। फाइबर टू द होम, मतलब फाइबर जो ऑप्टिक्स रहता है वो घर तक आपको पहुंचा जाएगा, नेट लिंक कर दिया जाएगा हर पंचायत में, ईच एंड एवरी पंचायत तक, 1 लाख पंचायत, ग्राम पंचायत तक फाइबर टू द होम। मेजर्स टू बेनिफिट स्टार्टअप्स को बेनिफिट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन दिया जाएगा, IPR दिया जाएगा, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ताकि कोई भी स्टार्टअप हो तो उसको इनिशियली जो पब्लिक ऑफरिंग मतलब शेयर मार्केट में वो ट्रेड कर सके। ऐसा नहीं कि स्टार्टर को टाइम लगे, वो जब भी वो अपना बिजनेस खोले, जैसे मेक लाइफ इंस्टीट्यूट खुला या कोई भी इंस्टीट्यूट खुला तो ऑटोमेटिकली अगले दिन उसको IPR मिल जाए और वो पब्लिक ऑफर कर पाए, जो स्टार्टिंग में जो करता है वो जल्दी जल्दी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में लिस्टिंग ले सके और बिजनेस ग्रो कर सके। टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना पड़ेगा, क्लस्टर्स को स्केल अप करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स को, और मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटी करना पड़ेगा। इंडिया को मैप करना पड़ेगा, जेनेटिक लैंडस्केप। तो नया साइंस स्कीम द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव डाटा बेस जो है मेंटेन किया जाएगा, बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। 8,000 करोड़ नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट लोगों ने इसके ऊपर काम किया था और ये जो है वो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा स्पीड में कोई भी चीज़ों को सॉल्व कर लेता है, हार्ड मैथमेटिक्स यानी एल्गोरिथम को भी सॉल्व कर लेता है। उसके ऊपर 8,000 करोड़ स्पेंड करेंगे नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ और एप्लीकेशंस भी उसका। फिर केयरिंग सोसाइटी के लिए सबसे पहले फोकस करेंगे वुमेन एंड चाइल्ड के ऊपर, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है। कल्चर टूरिज़्म को दिखाएंगे ताकि हर जगह पे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, जगह को दिखाए हमारा कल्चर ये है, ट्रेडिशनल, जैसे रसगुल्ला इज़ अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ बंगाल। फिर सोशल वेलफेयर किस तरीके से होता है। फिर एलोकेशन 35,600 करोड़ जो है न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स में, ताकि इंसान को न्यूट्रिशन मिले, फूड से न्यूट्रिशन अभी, ठीक है। तो ये वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी है, उसके लिए 28 और 600 करोड़। तो जो है एज ऑफ द गर्ल एंटरिंग मदरहुड, तो वो उसका एक इशू है, पंगा है, तो वो एक टास्क फोर्स को अपॉइंट कर रहा है ताकि रिकमेंड करे, उसको 6 महीने का टाइम दिया है कि कितना टाइम में एक माँ मतलब माँ बन सकती है एक लड़की, तो उसके लिए एक टास्क फोर्स को अपॉइंट किया गया। प्लीज़ कमेंट कि कितना साल होना चाहिए, बायोलॉजिकली बोलिएगा, सोशोलॉजिकली बोलिएगा, साइकोलॉजिकली बोलिएगा और फाइनली उसके अपने डेवलपमेंट के एंगल से भी बोलिएगा। और इसके लिए मेंस का आंसर आप लिख के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बोल रहा है सीवर टैंक्स या सेप्टिक टैंक्स को नो मैनुअल क्लीनिंग, मतलब मशीन क्लीनिंग होगा, अभी ये मैनुअल स्कैवेंजर्स वगैरह नहीं रहेंगे। दूसरा 85,000 करोड़ जो है SC ST और OBC के लिए, बेसिकली SC और OBC के लिए, ST के लिए नहीं, के लिए अलग से 53,700 और 85,000 करोड़ तो SC और OBC के लिए। ओल्ड जनरेशन के लिए 9,500 करोड़ सीनियर सिटीजन्स के लिए और दिव्यांग। टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। अभी एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें 100 डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब एक ऐसा टाइप का यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग डीम करते हैं, चलो ये भी यूनिवर्सिटी है, और ये नेशनल एक्ट के द्वारा होता है। जनरली स्टेट यूनिवर्सिटी भी होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है जो प्राइवेटली फॉर्म ओपन करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर से अगर कोई, जैसे विधान परिषद यानी विधानसभा, यानी आपका ममता बनर्जी ने कोई लॉ बना के कोई बना दिया तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू हो गया, JNU हो गया, इस तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और बचा आपका जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी की तरह ही है इसलिए, लेकिन उसका डिग्री जनरली रेगुलर नहीं होता है, लेकिन वो कुछ स्पेशलाइज्ड में होता है, तब उसको थोड़ा बहुत डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाता है, उसको दिया जाएगा कल्चर के रेस्पेक्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सॉरी कंजर्वेशन। गरी हरियाणा में इंदस वाली सिविलाइजेशन का साइट है। हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र, मतलब वो बहुत फेमस है यूपी में। शिव सागर जो असम में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी ये सारी जगह पे वो हो रहा है। धोलावीरा, ये इंदस वाली सिविलाइजेशन साइट है गुजरात में। आदिचनल्लूर, ये है आपका आदिचनल्लूर है तमिलनाडु में। तो ये 5 जगह पर ऑन साइट जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे आइकॉनिक साइट्स हैं ये सारे, और यहाँ पर जो है आपका म्यूजियम्स हो रहा है, ऑन साइट म्यूजियम। ट्रिक याद रखिएगा, म्यूजियम कहाँ है, द राइट हैंड साइड, द मतलब D है, द राइट हैंड साइड RHS, द मतलब धोलावीरा, A मतलब आदिचनालूर, अच्छा ये तमिलनाडु में है आदिचनालूर, और दूसरा है राइट हैंड साइड मतलब राखीगिरी हस्तिनापुर जो यूपी में होगा, एंड शिव सागर यानी असम में होगा।
यानी म्यूज़ियम कहाँ है? द राइट हैंड साइड। तो म्यूज़ियम हमेशा राइट में ही होता है, ऑलवेज राइट, सो वही है। म्यूज़ियम जो कोलकाता में है उसको रिक्योर करेगा, ये प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है 2020 में। बंगाल का जो मिंटिंग था, न्यूमिस्मेटिक्स मतलब क्या, वो ओल्ड मिंट मतलब वो कॉइन, स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो उसके ऊपर जो म्यूज़ियम था कोलकाता में उसके ऊपर भी लोकेट किया जाएगा। और 4 मोर म्यूज़ियम्स होगा जो रिनोवेशन करेगा, रिक्यूरेशन करेगा, सपोर्ट करेगा ट्राइबल म्यूज़ियम जो झारखंड में रांची में, मैरीटाइम म्यूज़ियम जहाँ पर पहली बार एक्सकवेशन करके हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में सीप वगैरह पाया गया था और एस्टेब्लिश ट्रेड कनेक्शन भी पाया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से। एक फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथाल है जो आपका गुजरात में पाया गया था, तो वहाँ पर आपका मतलब एक पोर्ट टाइप का एक मतलब पाया गया था, आर्टिफिशियल पोर्ट, तो इसीलिए उसको वहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, मैरीटाइम म्यूज़ियम। ये हड़प्पन एज का है और ये अहमदाबाद के बगल में ही है, यानी आपको गुजरात में अहमदाबाद जाना पड़ेगा उसका कैपिटल, तो उसके जस्ट बगल में है गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ गंभात जहाँ पर है वहीं पर। लोथाल में पहली बार शिप का वो टेराकोटा फिगराइन पाया गया था, मतलब वो जला हुआ जो रहता है ना, बचपन में लोग हाथी घोड़ा खेलते हैं उसी तरह का टेराकोटा फिगराइन पाया गया था, इसलिए वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने एक मैरीटाइम म्यूज़ियम किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट जो है रोड मैप बनाएगा कुछ डेस्टिनेशन के लिए, वहाँ पर फाइनेंसेस भी अवेलेबल कराएगा। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट के लिए 4400 करोड़ थर्मल पावर प्लांट को क्लोज करो एनवायरनमेंट के लिए, ताकि कार्बन एमिशंस कम हो। प्लान बनाइए ताकि क्लीन एयर मिले सिटीज़ में जहाँ भी। हमने लॉन्च किया CDRI मतलब कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और सेक्रेटरीट के साथ दिल्ली में इंटरनेशनल इनिशिएटिव लिया गया है आफ्टर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो किया था, जहाँ पर हम लोग जो है सोलर एनर्जी को करेंगे, वहाँ पे इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा था, जितना भी सारा ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा मतलब स्कोप है, इसलिए अभी हम लोग डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम लोग देख रहे हैं। कोई बड़ा डिज़ास्टर हो जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रहे कि वो रेजिलेंट रहे। नेक्स्ट है आपका गवर्नेंस में वही करप्शन फ्री मतलब एकदम पॉलिसी ड्रिवन क्लीन गवर्नमेंट होना चाहिए। टैक्स पेयर जो रहेगा वो फेयरनेस और एफिशिएंसी रहेगा, टैक्स में जो टैक्स का प्रिंसिपल रहता है फेयर टैक्स रहेगा, मतलब सब लोग अच्छे से देंगे, और एफिशिएंसी भी रहेगा, मतलब कलेक्शन में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, कम पैसा में ऑनलाइन में कलेक्शन भी होगा और एफिशिएंट रहेगा वो टैक्स नहीं देना एक सिविल ऑफेंस था, लेकिन कुछ केस में अभी उसको क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया जाएगा, अरेस्ट भी हो सकते हैं, क्रिमिनल लायबिलिटी दिया जाएगा। और अदर को रिलेटेड आफ्टर एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के बाद वैसा कुछ को मेजर रिफॉर्म्स होगा। नॉन गैजेटेड पोस्ट जितना भी है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, मतलब जो भी आपका PO से नीचे है शायद प्रोफेशनल ऑफिसर या इस तरह का, मतलब नॉन गैजेटेड जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट में हैं, जैसे वो WBCS हो गया, IAS हो गया, गैजेटेड है, इसके नीचे SSC वगैरह, और जो भी आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो क्लर्क वगैरह उनका, मतलब IAS का एग्ज़ाम नहीं, लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स में इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट एक नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन CBT टेस्ट करवाएगा रिक्रूटमेंट के लिए, और हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा टेस्ट सेंटर, और पर्टिकुलरली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में तो रहेगा ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स को आदमी फॉलो करे। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होगा, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इनफैक्ट AI को यूज़ करके हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करें, और एक रोड मैप दिया जाएगा किस तरह से हम लोग मॉडर्नाइज डाटा कलेक्शन करेंगे। हो सकता है AI को यूज़ करेंगे, मशीन लर्निंग को यूज़ करेंगे, इस तरह से इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल रहेगा। डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब टाइमली, एकदम टाइमली मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि 7 साल बाद वो अपडेट हो रहा है, इमीडिएट AI के थ्रू से इमीडिएट हो सकता है, फ़ोन कॉल करे ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन ले, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, इतना घर से घर तक जाने का दरकार नहीं है, या तो ऑनलाइन से कोई डाटा सोर्स से डाटा ले AI के सोर्स से, तो डिफरेंट थोड़ा मॉडर्न मैकेनिज़म्स यूज़ करेगा जिसको AI बोलते हैं, यानी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड वर्सन। मॉडर्नाइज्ड डाटा कलेक्शन और इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल रहेगा, मतलब मॉडर्नाइज डाटा कलेक्शन भी करेगा और सारा एक ही पोर्टल के साथ कनेक्टेड रहेगा, इंटीग्रेटेड, मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और टाइमली डिसेमिनेशन मतलब जब भी चाहिए तभी आपको मिल जाएगा वो डाटा। 2022 में 100 करोड़ तक दिया जाएगा, ताकि इंडिया जो होस्ट करने वाला है G20 प्रेसिडेंसी को, उसके लिए 100 करोड़ तक दिया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पैसा दे के फंड दे के गवर्नमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करेगा, क्योंकि अभी भी चाइना का हक है ना वहाँ पर, और मल्टीलैटरल बायलैटरल फंडिंग दिया जाएगा। मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर असिस्टेंस, और बायलैटरल मतलब दोनों के बीच में फंडिंग असिस्टेंस दिया जाएगा। फिर UT जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख को, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। 30,757 करोड़, याद रखना है 30,757 करोड़ जो है 2021 के ईयर में दिया जा रहा है, और लद्दाख को प्रोवाइड कर रहा है 5,958, नॉट इवन 6,000, ठीक है।
तो इतना दिया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में 10 बैंक को 4 बैंक बनाया गया है। 3.5 करोड़ लाख कैपिटल इन्फ्यूज़ किया गया, दिया गया बैंक जो क्रैश होने वाला था। गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी ला रहा है, प्रोफेशनलिज्म ला रहा है। पीएसबी को किसी को भी लोन दे रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, प्रोफेशनलिज्म लाइए। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है, जितना भी आप डिपॉजिट रख रहे हैं उससे पहले 1 लाख तक का कवर करेगा। यानी बैंक अगर बंद हो गया, बैंक का अगर लॉस हो गया, तो जितना भी आप रखिए 10-12 लाख, आपको सिर्फ 1 लाख तक ही मिलेगा, लेकिन अभी वो 5 लाख कर दिया है। ठीक है। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो मॉनिटर कर रहा है आपका डिपॉजिट्स मनी जो है वो सेफ़ रहेगा कि नहीं। गवर्नमेंट अपना बैंकिंग इन्वेस्टमेंट जो कम कर रही है, अभी को प्राइवेट्स को सेल कर रहा है, जैसे आईडीबीआई को सेल कर रहा है, प्राइवेट को, रिटेल को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल कर रहा है। तो बैलेंस होल्ड कम कर रहा है, मतलब बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रहा है। प्राइवेट कैपिटल इनटू, मतलब कैपिटल बाहर से लेके आ रहा है प्राइवेट से बैंकिंग सेक्टर से गवर्नमेंट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंडमेंट करके कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक भी लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चल रहा है, क्योंकि बैंक है ना, कोऑपरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इससे क्या होगा, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। कोऑपरेटिव बैंकिंग सुन के एक ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। फिर कैपिटल को थोड़ा बहुत मिलेगा, उनको एक्सेस मिलेगा, और गवर्नेंस वगैरह आरबीआई जो है वो साउंड बैंकिंग के लिए वो थोड़ा बहुत ओवरसाइट रखे। मतलब प्रोफेशनलिज्म कैसे बढ़ेगा, ऊपर से आरबीआई भी उसको देखेगा कि प्रोफेशनलिज्म हो रहा है, मेंटेन हो रहा है कि नहीं। एफसी जो लोन वगैरह देता है, फिर उसके बाद जो डेप्थ रिकवरी करता है उसका रिडक्शन कर दिया है लिमिट में, एलिजिबिलिटी में। और उसका 500 करोड़ था पहले एक एसेट साइज़, मतलब एक पूरा एसेट जो रहेगा उसका सब मिला के 500 करोड़ था, अभी सिर्फ 100 करोड़ हो गया है। और पहले का जो 1 करोड़ का जो लोन साइज़ था, अभी डेप्थ के रिकवरी में उसको 50 लाख का कर दिया। इज बेसिकली टू हैंडल द एनबीएफसी क्राइसिस सिचुएशन। बैंक का जितना भी आईडीबीआई में जितना भी उसका होल्डिंग है, शेयर्स वगैरह है, वो प्राइवेट या रिटेल में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कोई अदर बैंक को या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन को सेल करना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज में, इससे प्राइवेट कैपिटल जो है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन्फ्यूज़ होगा, इंजेक्ट होगा।